हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। लाइक ऑलवेज हम यहाँ मिलते हैं फॉर द करंट अफेयर्स। तो आज हम 21 फरवरी के करंट अफेयर्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे न्यूज में करेंटली क्या चल रहा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जरूरी सूचनाएं हमारे लिए क्या है। मैं प्रज्ञा आप सभी के साथ प्रेजेंट हूँ आप सभी के लिए। लाइक आई ऑलवेज से, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो हमारे लास्ट सेशंस के बारे में, या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, तो आपके लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमारे यूट्यूब का एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। आप हमें कमेंट करिए, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, तो आज हमारा पहला सवाल है बैंक्स रिलेटेड। ठीक है, आज यहाँ बात हो रही है डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स की। तो हमारा पहला सवाल पूछ रहा है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी। देखिए, सिंपल सा सवाल है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे रिसेंटली ये अप्रूवल मिल गया है कि आरबीआई द्वारा वो स्टैब्लिश कर सकता है, क्या एक सब्सिडरी स्टैब्लिश कर सकता है गिफ्ट सिटी में। देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी क्या होता है। सेकंड इज गिफ्ट सिटी क्या है, कौन सी सिटी है जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से जाना गया है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में अवेलेबल था एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आरिडा, आईसीआईसीआई बैंक एंड नन ऑफ दीज। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है आरिडा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में इस क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए, हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि कौन सी इन पांचों में से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी ऐसी है जिसने अपनी सब्सिडरी बनाई है। कहाँ पे सब्सिडरी बनाई है? गिफ्ट सिटी में। देखिए, सब्सिडरी क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई अलग बिजनेस एंटिटी होती है, मानिए हमारी कोई बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, मानिए मैं पर्सन ए हूं। ठीक, मैंने कोई बी कंपनी खरीद ली। अब जो मेरी, मैं ए पर्सन हूँ, मेरे अंडर एक आर कंपनी पे मालकिन थी मैं। आर कंपनी थी मेरे पास ऑलरेडी, मैंने बी कंपनी एक और खरीद ली। अब ये जो मेरी कंपनी बी हुई, ये आर के संग चलाऊंगी ना मैं, दोनों पे सेम टाइम पे मुझे वर्क करना होगा, तो ये बी हुई मेरी सब्सिडरी। मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी जो होती है या कोई कॉर्पोरेशन जो कि पूरी तरीके से या तो मेरे द्वारा खरीदी गई हो या पार्शियली मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ, जैसे मेरे संग कोई और पार्टनर भी है, तो उस दूसरी कंपनी को, वो अनदर कंपनी जो हमारी होती है, उसे क्या कहा जाता है? सब्सिडरी कहा जाता है। और ये आर क्या हुई, यहाँ पे मेरी पेरेंट कंपनी हो गई, और ये मेरी बी सब्सिडरी कंपनी हो गई, और ए एज ए मैं ओनर हूँ इन दोनों कंपनीज। क्लियर है इतना? देखिए, गिफ्ट सिटी जो है हमारी फ्रेंड्स, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी बनाई जा रही है। अभी भी एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, पर ये अभी भी इसमें वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हम ये कहेंगे कि बनाई जा रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, ये गुजरात शहर में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? गिफ्ट सिटी के नाम से। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा? हमारे गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। क्लियर है इतना? सवाल भी हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे अप्रूवल मिल गया है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि वो बना सकता है, खोल सकता है अपनी सब्सिडरी। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारा आयरिडा। अब फ्रेंड्स, ये जो आयरिडा है हमारा, ये कब फाउंड किया गया था, कब स्थापना हुई थी इसकी? 1987 में। और इसकी फुल फॉर्म, आयरिडा की फुल फॉर्म हमारी होती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्लियर है इतना? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये फुल फॉर्म होती है आयरिडा की। इसके आयरिडा के जो करंट सीईओ या एमडी हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार दास। ठीक है, प्रदीप कुमार दास। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एनडी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं आयरिडा के। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक जो है हमारा, उसके करंट सीईओ कौन है? तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन जी करंट
सीईओ है एचडीएफसी बैंक के, और इसके हेडक्वार्टर्स है एचडीएफसी बैंक के मुंबई में। ठीक, ऐसे ही एसबीआई के जो करंट सीईओ है उनका नाम है दिनेश कुमार खरा, और इसकी भी हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। किसके? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आईसीआईसीआई बैंक के करंट सीईओ एमडी का नाम प्रदीप कुमार दास, इसके भी हेडक्वार्टर्स है हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी के लिए? देखिए, बात हुई थी हमारे आइरेडा के बारे में। संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर्स। फिफ्थ ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दीज था यहाँ पे, सो करेक्ट ऑप्शन है आइरेडा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो गिफ्ट सिटी में एक सब्सिडरी खोली जा रही है, किसके द्वारा? आयरिडा के द्वारा। ये होली ओन्ड सब्सिडरी होगी, मतलब इसका वन एंड ओनली जो मालिक होगा, इकलौता मालिक होगा, कौन? आयरिडा। ठीक, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में खोला जाएगा, जो आईएफएससी कहा जाता है। क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में ओपन की जाएगी ये सब्सिडी गिफ्ट सिटी के। और ये सब्सिडरी जो है, ये एक प्रकार के प्लेटफॉर्म का काम करेगी, जिससे जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, वो एनर्जी जिसे बार बार बनाया जा सकता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा सेक्टर है उसे ग्रो करने के लिए काम में आएगी ये सब्सिडरी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है, वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई रुपे कार्ड? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली यूपीआई रुपे कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूपीआई रुपे कार्ड, हमारे डेबिट या क्रेडिट के लिए जो कि इस्तेमाल में आते हैं हमारे कार्ड्स। और ये किस देश में लॉन्च किया गया है? तो हमारे पास ये ऑप्शन है जापान, ब्राजील, यूएई, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओमान। इसका करेक्ट आंसर जाने से पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, जापान की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है फ्रेंड्स टोक्यो। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जापान की कैपिटल का नाम है टोक्यो, और इसकी जो करेंसी है, जापान में करेंसी क्या है? जापानीज येन। लैंग्वेज बोली जाती है जापानीज, जापानीज भाषा प्रयोग में लाई जाती है, और इसके प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फ्यूमियो किशिदा। क्लियर है इतना? चलिए, ये बात हो गई हमारी जापान की। अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील की कैपिटल इज ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। भाषा प्रयोग में लाई जाती है पुर्तगीज, करेंसी इज ब्राजीलियन रियल, और यहाँ के करंट जो प्राइम प्रेसिडेंट है ब्राजील के, उनका नाम है लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा। ठीक है, लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा, लंबा नाम है बट ये इनका कंप्लीट नेम है, ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर है इतना? देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। यहाँ करेंसी फ्रेंड्स कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? सो करेंसी है दिरहम। ठीक, लैंग्वेज बोली जाती है अरेबिक, और यहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है, इनका नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। मोहम्मद, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई, मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पे करेंसी प्रयोग में लाई जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश या फिर इटालियन बोली भी बोली जाती है, और इसके साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है एंटोनी एल्बनीज। एंटोनी एल्बनीज। ओके, फिफ्थ ऑप्शन हमारा है ओमन। ओमन की कैपिटल है मुस्कैट। मुस्कैट इज द कैपिटल ऑफ ओमन, एंड करेंसी यहाँ है ओमानी
रियाल। इसके बाद बात आती है कौन सी भाषा है ओमान में प्रयोग में लाई जाने वाली। सो भाषा है अरेबिक, और प्राइम मिनिस्टर करेंटली जो ओमान में सर्विस दे रहे हैं उनका नाम है हैतम बिन तारिक अल सईद। हैतम बिन तारिक अल सईद। क्लियर है इतना। चलिए बात कर लेते हैं, हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करेंटली रिसेंटली लॉन्च किया है यूपीआई रुपे कार्ड। कौन से देश में ये कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये कार्ड लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं इन दोनों ने मिलके ये लॉन्च किया है। 13 फरवरी को ये कार्ड लॉन्च किया गया है। कौन सा कार्ड? 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2024 को कार्ड लॉन्च किया गया है यूपीआई रुपे कार्ड। ठीक है। और जो सबसे पहले देखिए कार्ड लॉन्च हुआ, पहली बार किसी ने स्वाइप किया होगा ना इनॉग्रेट करने के लिए, तो जो वहां के प्रेसिडेंट है नयन, यूएई के करंट प्रेसिडेंट जो है नयन, उन्होंने सबसे पहली बार कार्ड को स्वाइप किया है और उस कार्ड पे उनका नाम लिखा गया था अबू धाबी में। ये कार्ड कहाँ स्वाइप हुआ है? अबू धाबी में। देखिए इसी के साथ साथ एक प्रकार का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है जिसमें कि जो इंडिया में प्रयोग होने वाला यूपीआई सिस्टम है और जो यूएई का, जैसे इंडिया में यूपीआई प्रयोग में लाया जाता है, यूएई में एएनआई सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। इन दोनों को इंटरलिंक करके इस कार्ड को प्रयोग में लाया जाएगा, यूपीआई रुपे कार्ड को। देखिए इससे पहले एक और एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसने कि जो डोमेस्टिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारा रुपे कार्ड है इंडिया का, वैसे ही यूएई में एक कार्ड है जिसका नाम है जवान। ठीक है, ये यूएई का डेबिट क्रेडिट के लिए यूज होने वाला कार्ड है जिसे जवान कहा जाता है। इन दोनों कार्ड्स के बीच में, मतलब हमारे रुपे कार्ड और यूएई की जवान कार्ड के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है रिसेंटली। इन दोनों कार्ड्स को भी इंटरलिंक करके प्रयोग किया जाएगा ताकि आप अगर यूएई जाएं तो आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए प्रयोग में ला सकते हैं अपनी कार्ड को इस्तेमाल करके। ठीक। और इससे पहले भी इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो यूपीआई पेमेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगी मॉरिशस और श्रीलंका में भी। इंडियन यूपीआई पेमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर है इतना। चलिए और हाल ही में फरवरी 2024 को एक और एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसके बारे में फरवरी 2 को बात हुई थी कि इंडिया ने यूपीआई लॉन्च कर दिया है जो कि हमारा आईफिल टावर है उसके लिए। अगर आप आईफिल टावर देखने जाएं और आपको वहां पे पेमेंट करनी है, टिकट लेना है, तो उसके लिए भी आप इंडियन यूपीआई रुपे कार्ड को प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए यूपीआई क्या होता है, यूपीआई मैं आपको बता चुकी हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। अगर आपको इंस्टेंटली ऑनलाइन पेमेंट करनी है जल्द से जल्द, तो ये इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2016 में लॉन्च किया गया था यूपीआई। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who will launch the first luxury train Dream of the Desert in the Middle East? ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन लॉन्च करेगा पहली लग्जूरियस ट्रेन जिसको नाम दिया गया है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट इन द मिडिल ईस्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए आज। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सऊदी अरेबिया। मतलब कि पहली लग्जूरियस ट्रेन, फर्स्ट लग्जरी ट्रेन जिसे नाम दिया गया है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये लॉन्च की जाएगी मिडिल ईस्ट में। किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए ये जो हमारी पहली लग्जरियस ट्रेन है ये मिडिल ईस्ट में लॉन्च की जाएगी, हमें पता चल गया। ये टोटल कितनी मील चलेगी? 800 माइल्स
की जर्नी होगी इस ट्रेन के द्वारा, ठीक है। और ये जो टोटल 800 माइल की जर्नी है ये शुरू होगी सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद से, और इसका अंत होगा अल कुरैत, जो कि किसके पास है, जॉर्डेनियन बॉर्डर के पास है, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है इतना। देखिए, एक प्रकार की पार्टनरशिप के द्वारा ये ट्रेन का लॉन्च किया जाएगा। ये जो फर्स्ट लग्जरी ट्रेन है ये पार्टनरशिप हुई है, जो स्टाफ ओन रेलवे कंपनी है साउथ अरेबियन रेलवेज, और जो इटालियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसे आर्सेनेल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दो कंपनीज ने कोलैबोरेटिव तरीके से इस पार्टनरशिप करके इस ट्रेन को बनाया है। तो एक का नाम यहाँ पे हम लिख चुके हैं, आर्सेनेल ग्रुप, और एक और ग्रुप है, एक और कंपनी है सऊदी अरेबियन रेलवेज, ठीक है। सऊदी अरेबियन रेलवेज और आर्सेनेल ग्रुप ने मिलके ये फर्स्ट लग्जरी ट्रेन को बनाया है, और इसको बनाने में कितना पैसा लगा है, तो इसकी टोटल वर्थ है 200 मिलियन, 200 मिलियन सऊदी रियल, ठीक। और ये जो ट्रेन होगी इसमें टोटल 40 कार्स होंगी, जो कि 82 पैसेंजर्स को एक टाइम पे कैरी कर सकती है। इसमें 82 पैसेंजर्स एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं, और इसमें जो रिजर्वेशन होंगे वो 2024 के अंत आते आते स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है इतना। आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द सेकंड इंडियन बॉलर टू रिसेंटली ज्वाइन द एलाइट 500 टेस्ट विकेट्स क्लब। देखिए, कौन सा इंडियन बॉलर है, सेकंड नंबर का कौन सा इंडियन बॉलर है जिसने कि रिसेंटली ज्वाइन किया है, किसे, जो 500 टेस्ट विकेट्स क्लब है उस क्लब को। पहले इंडियन बॉलर का नाम हम अभी डिस्कस करेंगे कौन थे, उससे पहले देख लेते हैं। मैं ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइडेड है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, या फिर जसप्रीत बुमराह। देख लेते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन, कौन से द्वितीय इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है इस 500 टेस्ट विकेट्स क्लब को। सो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। क्लियर है इतना, रविचंद्रन अश्विन। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम फर्दर बात करते हैं। देखिए, रविचंद्रन अश्विन जो है उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया है। हमारी जो क्रिकेट हिस्ट्री है, ठीक है, भारतवर्ष की जो क्रिकेट हिस्ट्री है इसमें इनका नाम रजिस्टर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट ली है टेस्ट मैचेस। इतना क्लियर है। और अश्विन जो है, अश्विन ये पहले इंडियन बने हैं, पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिसने सबसे ज्यादा तेज, मतलब फास्टेस्ट 500 विकेट्स बनाए हैं। पहला नंबर इस लिस्ट में आता है अनिल कुंबले का, ये सेकंड नंबर था ना इनका रविचंद्रन अश्विन का। तो फर्स्ट नंबर के जो इंडियन बॉलर थे इनसे पहले, उनका नाम था अनिल कुंबले। और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने टोटल 619 विकेट्स बन लिए हैं इन मोर देन 120 मैचेस। 120 मैचेस, तकरीबन 120 मैचेस में ये 619 विकेट्स लेने वाले नंबर 1 इंडियन बॉलर रह चुके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed to the post of chairman and MD of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited? रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट की गई है किसकी पोस्ट पे, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनमें से कौन हो सकते हैं, निखिल जोशी, संजय कुमार जैन, अजीत कुमार, चरणजोत सिंह नंदा, या फिर रंजीत कुमार अग्रवाल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ संजय कुमार जैन। मिस्टर संजय कुमार जैन को चेयरमैन एंड एमडी की पोस्ट पे अपॉइंट करा गया है, किसकी, आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, ये जो संजय कुमार जैन है ये 1990 के बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, आईआरटीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं 1990 बैच के। और इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआरसीटीसी के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। और ये इससे पहले डिविजनल रेलवे मैनेजर थे मुंबई सेंट्रल रेलवे के, किसके, मुंबई सेंट्रल रेलवे के ये
डिविजनल रेलवे मैनेजर रह चुके हैं। देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी रेलवेज में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसे प्रॉपरली रीडिफाइन किया था। इन्होंने महाराजा एक्सप्रेस को लॉन्च किया था और इंडिया की सबसे पहली एग्जीक्यूटिव लॉन्च को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है इतना? चलिए देखिए इसके अलावा यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग निखिल जोशी, देखिए यहाँ पे एक और नाम दिया गया ना हमारे पास, निखिल जोशी। तो यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ आपके लिए इजी होगा। यूएस स्पेस जायंट बोइंग ने निखिल जोशी को अपॉइंट किया है उसकी एमडी ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया, बीडीआई के एमडी की पोस्ट पे निखिल जोशी को रिसेंटली अपॉइंटमेंट दी गई है। किसके द्वारा? यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ इनसेट 3DS? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसने लॉन्च किया है इनसेट 3DS? नासा, सीएनएस, ईएसए, इसरो या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या है इनमें से सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल है या इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जो हमारी आईसीएआई है, मतलब जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने करेंटली एक अपॉइंटमेंट की है अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रंजीत कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, रंजीत कुमार अग्रवाल को आईसीएआई की प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया। क्लियर है? चलिए देखिए हमारा ये सवाल हमसे पूछ रहा था कि इनसेट 3DS की लॉन्च किसने की है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसरो। इसरो के द्वारा इनसेट 3DS की लॉन्च की गई है। देखिए नासा की हमारे पास फुल फॉर्म है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो ऑफिस होल्डर है, सीईओ जो है, उनका नाम है बिल नेल्सन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में। वही सीएनएसए की फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग में। एंड इसके जो हेड है उनका नाम है जांग किजियान। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है ईएसए। ईएसए की फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में। ईएसए के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है रोस्टेफ बेकर। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, और इसरो की फुल फॉर्म हम सभी को पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो जो है ये लॉन्च करेगा एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है इनसेट 3DS। और ये लॉन्च फरवरी 17 की डेट रखी गई थी इसके लॉन्च की। और ये GSLV F14 के साथ लॉन्च की जाएगी ये इनसेट 3DS नाम की सैटेलाइट। और ये इसरो की अभी तक की दूसरे नंबर की इस कैलेंडर में, मतलब पिछले बीते साल में इसरो की दूसरे नंबर की सक्सेसफुल लॉन्च रहेगी। पहली लॉन्च इसकी रही थी एक्सपोसेट नाम की सैटेलाइट लॉन्च की थी इसरो ने। और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी? श्रीहरिकोटान, श्री कोटा से लॉन्च की गई थी ऑन January 11 इन PSLV 60th फ्लाइट। चलिए क्लियर है इतना आप सभी को? देखिए ये जो लॉन्च है हमारा इनसेट 3DS का, ये पूरी तरीके से इसकी फंडिंग कौन करेगी? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के जो हेड है उनका नाम है श्री किरण रिजिजू।
और इसी के साथ एक और लॉन्च किया जा रहा है जो हमारी IIL है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड लॉन्च कर रही है हवी श्योर। हवी श्योर नाम की एक वैक्सीन लॉन्च की जा रही है। ये पहली इंडिया में डेवलप्ड वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस ए के खिलाफ लॉन्च की गई है। इसी के साथ साथ उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो भारत का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाएगी। देखिए, मेलानिस्टिक किसी भी चीज को तब कहा जाता है जब उसका कलर एक्सट्रीमली डार्क कर दिया जाए, मतलब उसकी पिगमेंटेशन बढ़ा दी जाए, तो वो चीज हमारी मेलानिस्टिक कहलाती है। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्टेब्लिश करेगी इंडिया फर्स्ट मेलानिस्टिक मतलब ब्लैक कलर की टाइगर सफारी। स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन देखिए, स्क्वाड्रन के जो लीडर हैं मनीषा पडनी, स्क्वाड्रन की लीडर मनीषा पडनी को, जो कि आर्म फोर्सेस का पार्ट रह चुकी हैं, आर्म फोर्सेस का पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेस का, मनीषा पडनी को अपॉइंट करा गया है भारत की पहली विमेन एड डी कैंप के तौर पे। ठीक, एड डी कैंप देखिए क्या होता है, बेसिकली एक ऑफिसर होता है या फिर कोई हाई रैंक का कमांडर होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की तरह काम करता है अपने रूटीन तरीके से, मतलब इनके बारे में किसी को पता नहीं होता कि ये पार्ट है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कॉन्फिडेंशियल तरीके से किसी को बारे में इसको पता नहीं होता, छुपाया जाता है। कॉन्फिडेंशियल रखना किसी चीज को मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, किसी और की नजरों में ना आने देना। क्लियर है ना? और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है कि इन्हें एडी कैंप के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, पहली महिला एडी कैंप के तौर पे ये डिसीजन लिया गया है हमारे मिजोरम के गवर्नर के द्वारा। और मिजोरम के करंट गवर्नर हैं हरि बाबा कम कंभापति। क्लियर है? हरि बाबा कंभापति। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद whom has कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके। किसके साथ साइन किया है? क्या करेक्ट ऑप्शन? IOCL, BPCL, अडानी ग्रीन, टाटा पार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है BPCL। मतलब BPCL के साथ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साइन किया है कि एग्रीमेंट किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? रिन्यूएबल हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन होती है हमारी रिन्यूएबल हाइड्रोजन। और ये कैसे बनाई जाती है? वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाई जाती है। इट इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बनाई जाती है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? देखिए, पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा IOCL की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो करंट हेड हैं उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। श्रीकांत माधव वैद्या करंट CEO है IOCL के। और इसके अदानी ग्रीन के जो करंट CEO हैं उनका नाम है अमित सिंह। करंट CEO ऑफ अदानी ग्रीन अमित सिंह, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं अदानी ग्रीन के अहमदाबाद में। BPCL फुल फॉर्म हमारे पास आती है, देखिए हमारा करेक्ट आंसर भी था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके जो करंट CEO है उनका नाम है जी कृष्णा कुमार। नेक्स्ट है टाटा पार। टाटा पार के जो CEO है उनका नाम है प्रवीर सिन्हा। प्रवीर सिन्हा, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है इतना? देखिए, एक टोटल 1000 किलोवाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश किया गया है एयरपोर्ट प्रेमिसेस में। मतलब जो कोचिन एयरपोर्ट है हमारा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी जो
प्रेमिसेस हैं, मतलब इस एयरपोर्ट के विद इन का जो एरिया है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। 1000 किलोवाट का है ये टोटल प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो हमारी कोचिन एयरपोर्ट है ये बनी है पहली एयरपोर्ट जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करेगी अपने एयरपोर्ट कॉरिडोर में, ठीक। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ऑफिशियली ये बताया है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है, किसके द्वारा, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी तिरुवनंतपुरम की एयरपोर्ट है उसे किस क्या ऑनर मिला है, उसे एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, किसके लिए, क्वालिटी इनिशिएटिव्स को लेके एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। इसके अलावा हाल ही में बैंगलोर एंड दिल्ली के जो एयरपोर्ट्स हैं, बैंगलोर एंड दिल्ली एयरपोर्ट्स ने बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीती है, किसमें, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली के एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का प्राइज दिया गया है। क्लियर है इतना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹537 करोड़ इन इट्स यूके सब्सिडरी ऑप्टेन पीएलसी इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म स्विच मोबिलिटी फील्ड। हमारा सवाल थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में बट इजी है। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी है जिसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। देखिए टोटल जितना पैसा अभी तक ये कंपनी देती थी उसके अलावा भी एडिशनल इसने पैसा दिया है, कितना, ₹537 करोड़ का अपनी यूके की सब्सिडरी को जिसका नाम है ऑप्टेयर पीएलसी इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म स्विच मोबिलिटी फील्ड। किस फील्ड के लिए, किस कार्य के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म स्विच मोबिलिटी फील्ड के लिए। यहाँ पे हमारे पास 5 कंपनीज का नाम दिया गया है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, होंडा मोटर लिमिटेड। तो देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन। इट्स अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड नाम की कंपनी है जिसने की एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी है, कितने की, ₹537 करोड़ की अपनी यूके की सब्सिडरी के लिए। और ये जो ऑप्टेर पीएलसी नाम की इनकी यूनाइटेड किंगडम में जो सब्सिडरी है ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है कमर्शियल व्हीकल्स को। और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी कि 230 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिले था इसे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। ये जो ऑप्टेयर पीएलसी नाम की इनकी यूके की सब्सिडरी है, किसकी, अशोक लेलैंड की। इसका काम है मैन्युफैक्चर एंड सेल करने का कमर्शियल व्हीकल्स को। और हाल ही में इसका रेवेन्यू जो फाइनेंशियल ईयर 23 का इसका रेवेन्यू था वो ₹230 करोड़ का रहा था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज recently launched India's first multi-factor based exchange trade fund? कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है हमारे इंडिया की जिसने पहला मल्टी फैक्टर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड खोला है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स नाम। पहला मल्टी फैक्टर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए जो हमारी फंड्स का प्रयोग होता है हर फंड का काम अलग अलग है, ठीक, पर पहला मल्टी फैक्टर बेस्ड फंड खोला गया है, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए ये सेम फंड प्रयोग में लाई जा सकती है। और इसे नाम दिया गया है निफ्टी स्मॉल कैप 250। चलिए आते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं हमें। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ एसेट फंड। तो यहाँ पे हमारे जो हेड है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड, उनका नाम क्या है, मिस्टर संदीप सिक्का। इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये ऑप्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं हमारे, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। देन ऑप्शन बी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के सीईओ का नाम है नवीन अग्रवाल, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है इसके। थर्ड इज मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, इसके सीईओ है मिस्टर जिसेनी यो। और सियोल साउथ कोरिया, ठीक है, इसके साउथ कोरिया में इसके हेडक्वार्टर्स है, किसके, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के। देन यूटीआई म्यूचुअल फंड सीईओ है, करंट सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड इज इम्तियाजुर रहमान, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में।
देन ऑप्शन ई बिरला सन लाइफ एसेट फंड, इसके करंट सीईओ का नाम है ए बाला सुब्रमण्यम, ए बाला सुब्रमण्यन, मुंबई में, इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में। चलिए पहले जान लेते हैं क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिराय एसेट म्यूचुअल फंड। क्लियर है ना, जिसका हमारा हेडक्वार्टर था सियोल, साउथ कोरिया में। देखिए जो हमारी मिराई एसेट म्यूचुअल फंड है, इसने लॉन्च किया था दो पैसिव स्मॉल कैप फंड्स लॉन्च की थी। देखिए स्मॉल कैप फंड होती क्या है, वो फंड्स जो डेडिकेट कर दी जाती हैं, जो बनाई जाती हैं कि आप छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगी। और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जिन कंपनीज का, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्मॉल कैप कंपनीज के नाम से। और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने दो अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स लॉन्च की थी, जिसमें से एक है हमारी मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 और दूसरे का नाम है मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। क्लियर है इतना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी that has recently signed an rupees 588 crores worth agreement with the Damodar Valley Corporation DVC to strengthen infrastructure and energy products in the Damodar Valley region। उस कंपनी का नाम बता दीजिए जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो 588 करोड़ रुपए देगी अपने उस एग्रीमेंट के अंतर्गत, किसके लिए, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है उसे, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहां की जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर सके, किसमें, दामोदर वैली रीजन में। तो हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शन गिवन है, आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज आरईसी लिमिटेड। मतलब आरईसी लिमिटेड ही वो कंपनी है जिसने रिसेंटली साइन किया है एक एग्रीमेंट 588 रुपीज करोड़ देने का, किसके लिए, दामोदर वैली रीजन में, दामोदर वैली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। अभी जो हमारी आरईसी लिमिटेड है, इसके करंट सीईओ है विवेक कुमार देवनगन, हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में। देन एनटीपीसी लिमिटेड की फुल फॉर्म हमारे पास फ्रेंड्स होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी लिमिटेड के जो करंट सीईओ हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह, इसके हेडक्वार्टर्स भी है हमारे न्यू दिल्ली में। देन बात आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, इसके करंट सीईओ है परमिंदर चोपड़ा, हेडक्वार्टर्स इसके भी न्यू दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड के सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल, हेडक्वार्टर्स आर इन कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। देन हमारा फिफ्थ ऑप्शन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करंट सीईओ, जिसे शॉर्ट में ओएनजीसी भी कहा जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अरुण कुमार सिंह करंट सीईओ, अरुण कुमार सिंह, हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, वसंत कुंज, वसंत कुंज न्यू दिल्ली। क्लियर है इतना। देखिए हमारे बारे में हमने बात की थी कि दामोदर वैली के लिए 588 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसने, आरईसी लिमिटेड ने। देखिए ये एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है। और मिनिस्ट्री, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो है करंट कैबिनेट मिनिस्टर है किसके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, ठीक है। और जो हमारी दामोदर वैली है ये कहाँ, किस रीजन में आती है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड रीजन। रीजन शब्द क्यों प्रयोग किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड दोनों के बारे में बात है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2024, फरवरी 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ विच कंट्री।
देखिए सस्पेंड कर दिया गया था जो रेसलिंग फेडरेशन है, किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के द्वारा, और ये सस्पेंशन अब हटा दिया गया है। यहाँ कंट्रीज का नाम है प्रोवाइडेड है रशिया, यूक्रेन, ईरान, चाइना या फिर इंडिया। पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए रशिया की जो हमारी कैपिटल है दैट इज मॉस्को। भाषा प्रयोग में लाई जाती है, रशियन बोली बोली जाती है यहाँ पे। रशियन रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। देन करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। देन यूक्रेन की कैपिटल है, नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं यूक्रेन की, यूक्रेन की कैपिटल है क्यूई। भाषा प्रयोग में लाई जाती है यूक्रेनियन बोली बोली जाती है। यहाँ पे करेंसी के इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज यूक्रेनियन हेरेवनाई, ठीक। और यहाँ के यूक्रेन के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस सिम्फल। क्लियर है इतना? इराक की कैपिटल है बगदाद। बोली बोली जाती है अरेबिक भाषा, अरेबिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा करेंसी है इराकी दिनार, और करंट यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, उनका नाम है मोहम्मद शिया अल सुदानी। क्लियर है इतना? देन चाइना, चाइना की कैपिटल है फ्रेंड्स बीजिंग। यहाँ पे भाषा बोली जाती है चाइनीज, करेंसी प्रयोग में लाई जाती है चाइनीज येन, और जो प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप, प्रेसिडेंट ऑफ प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका नाम है ली कियांग। क्लियर है इतना? तो देखते हैं किस देश के ऊपर से, किस देश की रेसलिंग जो टीम है या रेसलिंग पूरी फेडरेशन है उसके ऊपर से सस्पेंशन हटा दिया गया है। ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ इंडिया। ठीक है, देखिए इंडिया की जो रेसलिंग फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के ऊपर सस्पेंशन लगा दिया गया था। और ये क्यों हटा है, ये क्यों हटाया गया है, ये देख सबसे पहले मैं बता दूं 13 फरवरी को ये सस्पेंशन हटा दिया गया है। और हमारी वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, इसने सस्पेंड किया था इसे WFI को अगस्त 2023 में। क्यों? ड्यू टू डिले इन इलेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इससे बार बार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कह रही थी कि आप इलेक्शंस करा लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो विद इन इलेक्शंस होते हैं वो करा लीजिए। बट हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार डिले की जा रही थी इन इलेक्शंस में, इसीलिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था। क्लियर है? और अब ये कहा गया है कि जो इलेक्शंस कराए जाएं वो 1 जुलाई से पहले पहले करा लिए जाएं। ठीक, जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके हेड हैं संजय सिंह। क्लियर? चलिए आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट हिंदू टेंपल इन विच सिटी? देखिए हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले हिंदू टेंपल की स्थापना की है, पहला हिंदू टेंपल इनॉग्रेट किया है किस सिटी में? सिंगापुर, अबू धाबी, फ्रांस, तेहरान या फिर ढाका? देखिए सिंगापुर कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ करेंसी क्या प्रयोग में लाई जाती है? सिंगापुर डॉलर। बोली देखिए सिंगापुर में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज आप कह सकते हैं, लोकल से आपको बात करनी है आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करिए, पर इसके अलावा इंग्लिश, मले, मैंड्रिन या फिर तमिल भाषा भी प्रयोग में लाई जाती है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर की बात हो रही है फ्रेंड्स, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली शेन लोंग। क्लियर? देन अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पे यूएई दिरहम करेंसी प्रयोग में लाई जाती है, अरेबिक भाषा बोली जाती है। और यहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम।
मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ इनका नाम, क्योंकि लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में हम इनका नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लियर? देन फ्रांस, पेरिस कैपिटल। फ्रेंच भाषा प्रयोग में लाई जाती है, करेंसी प्रयोग में लाई जाती है यूरो, और करंट प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल। क्लियर है? देन तेहरान, ईरान की कैपिटल है ये। पर्सियन बोली बोली जाती है। ईरानियन रियल करेंसी है यहाँ की। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? ईरान, तेहरान की। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम रईसी। ठीक है। ढाका हमारी बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश बोली बोली जाती है बंगाली भाषा, पूर्णतः प्रयोग में लाई जाती है, पर यहाँ पे मेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंग्लिश। और यहाँ पे बांग्लादेशी टका करेंसी है। ढाका बांग्लादेश की। शेख हसीना पीएम है। ढाका बांग्लादेश। क्लियर है इतना? देखिए, ये जो पहला हिंदू टेम्पल बनाया गया, देखते हैं किस कहाँ पे बनाया गया। अबू धाबी में बनाया गया है। ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर अबू धाबी में बनाया गया है। ये इसकी फोटो मैंने ऐड कर दी है। ये थोड़ा सा स्टोन्स आपको इसके पिंकिश लग रहे हैं ना, बात करेंगे इन स्टोन्स के बारे में भी। देखिए, इस टेम्पल को नाम क्या दिया गया है? काफी लेंदी नेम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस टेम्पल को नाम दिया गया है फ्रेंड्स, बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम टेम्पल। क्लियर है? बोका संतवासी अक्षर पुरुषोत्तम टेम्पल पहला हिंदू टेम्पल है ये, जो अबू धाबी में खोला गया है। और ये मार्च 1 से पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। और ये टेम्पल, इस टेम्पल की टोटल नेटवर्क जो है 1550 टेम्पल्स, पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे विश्व में जो टेम्पल्स हैं उनमें से इसकी नेटवर्क पूरा ये सेट करता है। कितना? 1550 टेम्पल्स का ह्यूज नेटवर्क है। और ये टेम्पल देखिए, पहला हिंदू टेम्पल जो है ये इस तरीके से बनाया गया है, प्रॉपरली ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में बनाया गया है। नागर सभ्यता, नागर स्टाइल में बनाया गया है, ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में। और ये पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है मिडिल ईस्ट का। बहुत बड़ी बात है ये पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है मिडिल ईस्ट का। मतलब यहाँ पे मूर्ति भी रखी जाएगी, स्टोन से मतलब मूर्ति का है यहाँ हमारे भगवान। ठीक है। और इस टेम्पल में पिंक कलर के सैंडस्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, राजस्थान से, जो कि एक्सपोर्ट हुए थे। राजस्थान से एक्सपोर्ट हुए थे पिंक सैंडस्टोन्स, जो कि इस मंदिर को बनाने में प्रयोग में लाए गए हैं। इस मंदिर में आज टोटल 7 शिखर हैं। ये 7 शिखर आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, यहाँ ये 2 हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। टोटल 7 शिखर है इस मंदिर के, जो बड़े मेन 7 शिखर हैं। और ये 7 शिखर रिप्रेजेंट करते हैं 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई को। क्लियर है? 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई को। और इस मंदिर में जगह जगह हार्मनी शब्द लिखा गया है। 30 डिफरेंट एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस में, 30 भिन्न भिन्न एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस में हार्मनी शब्द लिखा हुआ है इस मंदिर में चारों ओर। हार्मनी का हिंदी अर्थ है सद्भाव। क्लियर है इतना? और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड एंड एलपीजी की इंडिया के लिए। यूएई जो है लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। और फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। इंडिया की एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है अबू धाबी यूएई। टोटल इन्वेस्टमेंट इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहा था $3.5 बिलियन का। किसमें? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently achieved the title of the world's third largest economy according to the International Monetary Fund? देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन सा देश है, विश्व का कौन सा देश है जिसे
तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी घोषित किया गया है? क्या वो इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, यूके है या फिर फ्रांस है? पहले देख लेते हैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी घोषित कर दी गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और जो चेयर वुमेन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उनका नाम है क्रिस्टलीना क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है चेयर वुमेन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, थर्ड नंबर पे है हमारी जर्मनी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। फोर्थ नंबर पे है हमारी जापान। जापान देखिए जर्मनी से नीचे इसलिए आई है क्योंकि जो येन है, जापान की करेंसी जो है वो गिर गई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है जापान में, महंगाई बढ़ी है, इस कारण जो येन है करेंसी ऑफ जापान, उसमें गिरावट देखी गई है। तो ये यूरो के सामने उतनी स्टेबल नहीं पाई गई, यही कारण है कि जर्मनी ने जम कर ली है थर्ड पोजीशन पे। यूएसए है हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए। सेकंड पोजीशन पे है चाइना, थर्ड पोजीशन पे हमारी जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पे जापान एंड फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर यूथ इंडिया का ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा, जो टोटल यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ऐसे ही बढ़ती रही, तो बाय द ईयर 2027 इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी के पोजीशन पे आ सकती है। क्लियर है इतना? देखिए, और जापान में ये जो गिरावट आई है, जापान की करेंसी में जो हाल ही में गिरावट आई है, ये इसलिए भी आई है क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को नेगेटिव कर दिया है, और जिसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है, चीजों को खरीदने का प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है जापान में। क्लियर है इतना? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसीव्ड द मोस्ट वोट्स इन द न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडोनेशिया? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि ये 5 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन 5 नामों में से वो कौन है जिन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं उनमें नायब बुकले, अलेक्जेंडर स्टब, जोको विडोडो या गिब्रन राकाबुमी या फिर प्रबोवो सुबियांतो? तो देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फिफ्थ हमारा, ये ऑप्शन ई है, नॉट डी, प्रबोवो सुबियांतो। इसका मतलब है प्रबोवो सुबियांतो को सबसे ज्यादा वोट दिए गए हैं जो न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं इंडोनेशिया के। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया में ये जो इलेक्शंस हुए थे इनके बारे में हम अभी फर्दर बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि देखिए, इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंशियल रेस हुई थी ना, इसमें प्रबोवो सुबियांतो जीत गए हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो विक्ट्री उन्हें मिली होगी, सीधा सा पॉइंट है। और ये पहले राउंड में इन्हें सबसे ज्यादा वोट मिल गए थे, और इन्हें तकरीबन 60% वोट्स, टोटल जितने वोट्स हैं 100% वोट्स हैं, उसमें से 60% वोट्स किसे मिले हैं? प्रबोवो सुबियांतो को। बहुत बड़ी इनकी जीत है ये। और इनका मिलिट्री बैकग्राउंड और जोको विदोदोस के संग जो पॉलिसी में जो इनका एक खिलाफत हुई थी, उस वो भी इनकी विक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा चुकी है। देखिए, ये कौन है, प्रबोवो सुबियांतो कौन है, इस बारे में अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल जनरल रह चुके हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया के पॉपुलर आउटगोइंग प्रेसिडेंट और जो डिक्टेटोरियल पास्ट है उसके संग भी इंपॉर्टेंट रोल इन दोनों में निभाया है, और ये बहुत अच्छे लीडर रह चुके हैं इससे पहले भी इंडोनेशिया के। और जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडोनेशिया के, प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है कि ये सक्सेसर रहे हैं, मतलब ये प्रेसिडेंट जोको विदोदो की खिलाफत की थी इन्होंने। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, जो कि रैपिड ग्रोथ में काम आएगा, और सिस्टमैटिक एंड मैसिव फ्रॉड के खिलाफ। क्लियर है इतना? इसी के संग में आपको एक पॉइंट और बता दूं कि इंडोनेशिया जो है हमारी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया पूरे विश्व की फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री भी है, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल।
पाम ऑयल एंड निकल। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली तीन चीजें, कोल, पाम ऑयल एंड निकल, कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं? इंडोनेशिया में। आज है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मिनिस्ट्री टू मेक परचेसेस वर्थ मोर देन ₹1 लाख करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि पहली मिनिस्ट्री साबित हुई है? क्यों? क्योंकि उसने खरीद की है कितनी, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है हमारी गवर्नमेंट सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ई मार्केट प्लेस से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन? तो देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज की है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान आर्टिकल्स खरीदे हैं। किससे? जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार का ई मार्केट प्लेस पोर्टल चलता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जारी किया है। क्यों? क्योंकि एक अकेली ऐसी मिनिस्ट्री साबित हुई है, इससे पहले कोई भी मिनिस्ट्री इतने लाख करोड़ का परचेज नहीं कर चुकी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर रहा था, जो कि हमारा 13 फरवरी 2024 तक की अगर हम बात करें, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने 46,000 करोड़ के ऑर्डर ये तभी तक दे चुकी थी, 13 फरवरी तक। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो टोटल खुद की वैल्यू है दैट इज 28,732.90 किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 2022-2023 की। क्लियर है? और टोटल 60% की ग्रोथ पाई गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। किसमें? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इस बजट। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेटफॉर्म, सेम टाइम एंड लाइक आई ऑलवेज से, आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमारा यूट्यूब चैनल एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैंकिंग ड्रीम्स का आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बी मोटिवेटेड, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। थैंक यू एवरीवन।